सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि लालू परिवार को टीम का चश्मा जो लगा के रखे हैं वो हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको दिखता नहीं है। क्योंकि बिहार में 13 फैक्ट्री है, कोको कोला है, पेप्सी है ना, इथेनॉल फैक्ट्री है। तो मैं सम्राट जी से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ उनको तक पहुँच जाए, अगर इतना ही ज़्यादा बिहार में सुविधा और इतने ज़्यादा कारखाना फैक्ट्री लगा हुआ है, फिर भी इतना ज़्यादा पलायन बिहार से ही क्यों होता है? क्या कोको कोला फैक्ट्री में कुछ और बन रहा है क्या सम्राट जी, जिसके कारण बिहार के मजदूर वहाँ ना काम करके कहीं और काम करते हैं? मुझे लगता है जो आप चश्मा लगा के रखे हैं ना, उसे आप खोलिए और आप हकीकत को देखिए कि आप जिस चश्मे को बिहार को देख रहे हैं ना, क्या सच में उस चश्मे से बिहार का विकास हो रहा है? लग रहा है आपको? तो ठाकरे ब्रांड का आखिरी किला भी ढह गया। मुंबई महानगरपालिका में भाजपा का मेयर होगा। तो ठाकरे साहब का बुरा हाल है। 3 दशक से जीतते आ रहे थे ठाकरे साहब वो सीट भी गंवा दिए। मुंबई महानगरपालिका चुनाव में भाजपा शिंदे गठबंधन ने प्रचंड बहुमत लिया। भाजपा और शिंदे दोनों गठबंधन के साथ लड़े थे और प्रचंड बहुमत से जीते हैं भाजपा ने। तो सबसे महंगी महानगरपालिका में मेयर जो होगा वो भाजपा का होगा। भाजपा जीत रही है, प्रचंड बहुमत भाई साहब। सोचो, 3 दशक का किला था ठाकरे का, उसको भी भाजपा ने भेज दिया। तो ट्रंप साहब का अब जो सुर है वो बदल चुका है। ट्रंप का ना कुछ समझ में नहीं आता है। कभी उनको विश्व का शांति पुरस्कार चाहिए, कभी वो किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी भी देश पे, कभी किसी पे हमला भी कर देते हैं और इसे जीत लेते हैं। एक्चुअली उनके दिमाग में चलते क्या रहता है, मतलब इतने स्ट्रांग देश के एक नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको ना इस टाइप से, इस तरीके से बर्ताव करना थोड़ा सा नैरो माइंडेड दिखाता है। अमेरिका फर्स्ट नीति सही है, सबको अपना देश के बारे में सोचना चाहिए, बट दरअसल अब बात क्या हो रहा है कि ईरान में 28 दिसंबर से कट्टरपंथी सरकार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। करीब 19 दिन तक आंदोलन चला है वहां पे, जिसके कारण ईरान के सड़कों पे और आसपास के शहरों में सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस प्रशासन जबरदस्त कर्फ्यू लगाई हुई है और वहां की जो सरकार है वो किसी भी तरीके का कोई भी घटना में जो संलिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही है। इस बीच ट्रंप का ये धमकी कि ईरान में जो भी प्रदर्शनकारी है, अगर उसके खिलाफ सरकार कड़ा रुख अपनाती है तो अमेरिका उस पर हमला करेगा। अब ट्रंप का सुर बदल चुका है। ट्रंप क्या कह रहा है कि गुप्त सूत्रों के अनुसार मैंने पता लगवाया है कि ईरान में जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसमें सरकार कड़ा रुख नहीं अपना रही है। एक सिंपल सी बात है, अगर ईरान कड़ा रुख नहीं अपनाती तो जो 200, 2000 ये जो मौतें हुई है, 200, 2000, 200, 300, 400 ये जो मौतें हुई है वो ऐसी हो गई है। नॉर्मल आंदोलन में मौत हो सकती है कभी। अगर आप सरकार के खिलाफ नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं, तो उसके खिलाफ अगर आप रैली निकाल रहे हैं उसमें आप खड़े खड़े मर जाएंगे। जाहिर सी बात है, सरकार उसमें बलपूर्वक कार्रवाई की है तभी तो मौतें हुई है। इतने लोगों की जो गिरफ्तारी होती है तब होती है जब कुछ ना कुछ बल प्रयोग किया जाता है दोनों साइड से, जिसमें जनता हमेशा निहत्था होती है, सरकार के पास हमेशा पावर होता है, बंदूक का पावर होता है, मैन पावर ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग पावर होता है, एक संगठन का पावर होता है जो आम पब्लिक के पास नहीं होता है। वो भीड़ का हिस्सा होते हैं, बस उन्हें किस पे हमला करना है ये नहीं पता होता, वो बस आंदोलन में भाग लेते हैं। तो ट्रंप साहब का ये जो बदला रुख है ना, समझ में नहीं आता है कि ये आखिर चाहते क्या है। हालांकि सऊदी अरब और जितने भी बीच के जो देश हैं उनका कहना है कि वहां पे अगर युद्ध हुआ तो अशांति फैल जाएगा, इसलिए ट्रंप से रिक्वेस्ट किया गया कि ऐसा ना हो और वार्ता का दौर जारी रहना चाहिए। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दिया है, ईरान में युद्ध की तैयारी शुरू हो गया है।
ईरान भी धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं है, वो भी आर और पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है भाई। ईरान कह रहा है कि हम डरने वालों में से नहीं है, हमें कोई डरा देगा? ऐसे ही हम कट्टरपंथ थोड़ी है भाई, हमें डरा देगा अमेरिका? दरअसल अमेरिका वॉर तो जरूर करेगा ईरान पे, बट उतना हैवी मात्रा में नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को भी डर है कि कहीं ईरान हमारे शहरों पे या हमारे सैनिक जो अड्डे हैं, सैन्य अड्डे पे कहीं हमला ना कर दे गर्मजोशी के साथ। इसलिए डर तो अमेरिका को भी लगता होगा। तो विराट कोहली वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा को हटा के नंबर 1 पे आ गए हैं। 5 साल बाद विराट कोहली नंबर 1 पे आए हैं वनडे रैंकिंग में। दुनिया पे राज करने आया है ये बंदा, दुनिया पे राज करने। अभी शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली। मैरी कॉम कितना बड़ा नाम है, हम गर्व से लेते हैं। उन्होंने अभी जो न्यूज चैनल पे इंटरव्यू दिया अपने पति के बारे में, क्या ये जरूरी था? क्या ये था जरूरी? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है सड़क पे रहने वाले अनाथ बच्चों को ये डॉग्स लवर क्यों नहीं गोद लेते हैं? तो ट्रंप साहब अब बेकाबू हो गए हैं। उन्होंने खुला मतलब खुले में चेतावनी दे दिया है कि अब कोई भी ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा। उन्होंने रसिया, चाइना, ब्राज़ील और भारत पे टैरिफ बढ़ा के 25% कर दिया है। भारत पे वैसे भी टैरिफ 25% लग रहा है और रसिया से तेल ले रहा है तो 25% और लग रहा है, और उस पर एक्स्ट्रा लगाया है। पता है क्या? धमकी देके तो 50 हो गया, 50 और 25 75% टैरिफ लग रहा है अमेरिका से, लगा दिया है भारत पे। सोचो, उन्होंने खुला बोल दिया है कि अब ईरान से कोई भी व्यापार करेगा उस पे 25% टैरिफ लगेगा। मतलब अमेरिका का दादागिरी ऐसा बढ़ गया है धीरे धीरे। इसीलिए बोलते हैं ताकतवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताकत का खेल है मेरे भाई, ये जो डॉलर इतना ऊपर बढ़ गया है ना, उसी का खेल है। तभी क्या हो रहा है, एक देश का सन की राष्ट्रपति अभी कुछ भी फैसला लेने पे तैयार हो गया, किसी पे भी कब्जा कर रहा है, कुछ भी फैसला ले रहा है, कुछ भी ले रहा है। वो ये नहीं देख रहा है, देखो अपने देश का स्वाभिमान या अपने देश का आर्थिक रूप से मजबूत करना, सैन्य रूप से मजबूत करना, मैं मानता हूं किसी भी देश की पहली प्राथमिकता होता है। बट आप वर्ल्ड इकोनॉमी को इस तरीके से डिस्टर्ब करना सिर्फ अपने और अपने संतुष्टि के लिए, ये कहां तक जायज है? अब भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत ना इधर का है ना उधर का है। भारत ना अमेरिका से दोस्ती कर पाता है, ना चाइना से दोस्ती कर पाता है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी कहां बढ़िया रह गई है? भारत की स्थिति ऐसी हो गई है, इंडिया की स्थिति ऐसी हो गई है कि बांग्लादेश भी हमें धमका देता है। तो फिर हम फॉरेन पॉलिसी में कैसे मजबूत है? अमेरिका जब चाहे जब टैरिफ की मार हमें मार रहा है। चाइना जब चाहे जब हमारी भूमि को कब्जा कर लेता है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी किसके साथ बढ़िया है? तो हम कहने का मतलब सिर्फ यही है ना, सिर्फ हम रसिया के साथ सेफ हैं। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते रहते हैं कि हमारी, और या फिर हमारे जो नेता होते हैं वो क्यों ऐसा बोलते रहते हैं कि हमारी विदेश नीति, क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने से विदेश नीति बढ़िया हो जाती है क्या? या सिर्फ समिट में भाग लेने से विदेश नीति बढ़िया हो जाती है क्या? नेपाल ऐसा देश हमें खुली चेतावनी दे देता है और हमारी बातों को नहीं मानता है। बांग्लादेश जैसा देश, हमारे रिश्ते अपने पड़ोसियों के साथ भी बढ़िया नहीं है। हम मिडिल ईस्ट की बातें करते हैं, हम इजराइल से अच्छी दोस्ती की बातें करते हैं, पहले अपने घर के अगल बगल तो आप देख लो बढ़िया से। तो ट्रंप साहब अब बेकाबू हो गए हैं। उन्होंने खुला मतलब खुले में चेतावनी दे दिया है कि अब कोई भी ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा। उन्होंने रसिया, चाइना, ब्राज़ील और भारत पे टैरिफ बढ़ा के 25% कर दिया है। भारत पे वैसे भी टैरिफ 25% लग रहा है और रसिया से तेल ले रहा है तो 25% और लग रहा है, और उस पर एक्स्ट्रा लगाया है। पता है क्या? धमकी देके तो 50 हो गया, 50 और 25 75% टैरिफ लग रहा है अमेरिका से, लगा दिया है भारत पे।
सोचो, उन्होंने खुला खुला बोल दिया है कि अब ईरान से कोई भी व्यापार करेगा उस पे 25% टैरिफ लगेगा। मतलब अमेरिका का दादागिरी ऐसा बढ़ गया है धीरे 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 धीरे, इसीलिए बोलते हैं ताकतवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताकत का खेल है मेरे भाई, ये जो डॉलर इतना ऊपर बढ़ गया है ना, उसी का खेल है। तभी क्या हो रहा है, एक देश का सन की राष्ट्रपति अभी कुछ भी फैसला लेने पे तैयार हो गया, किसी पे भी कब्जा कर रहा है, कुछ भी फैसला ले रहा है, कुछ भी ले रहा है। वो ये नहीं देख रहा है, देखो अपने देश का स्वाभिमान या अपने देश का आर्थिक रूप से मजबूत करना, सैन्य रूप से मजबूत करना, मैं मानता हूं किसी भी देश की पहली प्राथमिकता होता है। बट आप वर्ल्ड इकोनॉमी को इस तरीके से डिस्टर्ब करना सिर्फ अपने और अपने संतुष्टि के लिए, ये कहां तक जायज है। अब भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत ना इधर का है ना उधर का है। भारत ना अमेरिका से दोस्ती कर पाता है ना चाइना से दोस्ती कर पाता है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी कहां बढ़िया रह गई है। भारत की स्थिति ऐसी हो गई है, इंडिया की स्थिति ऐसी हो गई है कि बांग्लादेश भी हमें धमका देता है। तो फिर हम फॉरेन पॉलिसी में कैसे मजबूत है। अमेरिका जब चाहे जब टैरिफ की मार हमें मार रहा है। चाइना जब चाहे जब हमारी भूमि को कब्जा कर लेता है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी किसके साथ बढ़िया है। तो हम कहने का मतलब सिर्फ यही है ना, सिर्फ हम रसिया के साथ सेफ हैं। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते रहते हैं कि हमारी, और या फिर हमारे जो नेता होते हैं वो क्यों ऐसा बोलते रहते हैं कि हमारी विदेश नीति, क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने से विदेश नीति बढ़िया हो जाती है क्या। या सिर्फ समिट में भाग लेने से विदेश नीति बढ़िया हो जाती है क्या। नेपाल ऐसा देश हमें खुली चेतावनी देता है और हमारी बातों को नहीं मानता है। बांग्लादेश जैसा देश, हमारे रिश्ते अपने पड़ोसियों के साथ भी बढ़िया नहीं है। हम मिडिल ईस्ट की बातें करते हैं, हम इजराइल से अच्छी दोस्ती की बातें करते हैं। पहले अपने घर के अगल बगल तो आप देख लो बढ़िया से। वैसे हमारा ईरान से कम ट्रेड है, जिसके कारण हम कम प्रभावित हो गए। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित चाइना होगा। चाइना का ईरान के साथ ज़्यादा ट्रेड है। बट ये गलत है, या फिर ये इंडिया के साथ गलत हो रहा है बार बार, क्योंकि अमेरिका जब चाहता है, जब टैरिफ बढ़ा देता है और खुली धमकी दे देता है, तो इंडिया को इस पर कड़ा रुख लेना चाहिए और अपने जवाब को इंदिरा गांधी जैसा मजबूती के साथ रखना चाहिए। बट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बैकफुट पे आ जाते हैं और हमेशा बैक से जवाब देते हैं। ये गलत है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा देश का ऐसा रुतबा या हमारे देश का ऐसा जवाब देना थोड़ा सा हम देशवासियों के लिए थोड़ा सा एम्बैरेस फील होता है, या फिर थोड़ा सा हमें हर्ट होता है एज ए इंडियन, क्योंकि हमें अपने देश का जवाब रखने के लिए सामने से आना चाहिए। क्योंकि अमेरिका हमारे देश को बार बार बेइज्जती कर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बार बार जवाब दे रहा है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को आगे आके जवाब देना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो जज होते हैं उनके बीच में तीखी बहस आजकल चल रही है डॉग्स को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट का जज का कहना है कि एक बाइट भारी मौत का कारण, जुर्माना ठोकेंगे ऐसे डॉग्स लवर पे जो इसको सपोर्ट करते हैं। दरअसल डॉग्स लवर का जो सिलसिला है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के कुछ जजों का इसको लेके बहुत ही कड़ा रुख है। उनका कहना है इस संबंध में कि जो भी डॉग्स लवर हैं, अगर वो डॉग्स को एडॉप्ट करते हैं तो सड़क पे जो मासूम बच्चे या अनाथ बच्चे हैं उन्हें ये क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं। उन्हें भी अडॉप्ट कीजिए। दरअसल ये तर्क और वितर्क का जो सिलसिला है ना वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो सड़कों पे आवारा जो कुत्ते होते हैं, वो बच्चों को काट डालते हैं, जिसके कारण वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कुत्ते जो डॉग्स होते हैं वो उसी को काटते हैं जो उसे परेशान करते हैं। इसके तर्क में डॉग्स लवर का कहना है कि सरकार को इसके लिए उचित प्रबंधन करना चाहिए। जैसे शेल्टर होम, अगर शेल्टर होम बनता भी है
तो उसमें डॉग्स के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिसे जैसे उन्हें सिर्फ बंद कर दिया जाता है, उन्हें सिर्फ खाना नहीं दिया जाता था, ये वो ऐसे वैसे वैसे वैसे। हालांकि इसमें क्या राय है क्या राय नहीं है, कौन सही है कौन गलत है, इसमें तो आने वाला वक्त बताएगा। बट किसी भी बेजुबान जानवर को या किसी भी इंसान जिसमें जान है उसको आप यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन या तो सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को या डॉग्स लवर को निकालना होगा। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की आती है। इसकी प्रॉपर जनगणना करना चाहिए, गणना करना चाहिए कि इसकी क्या संख्या है, और उस हिसाब से उसका देखभाल के लिए या फिर जो भी एक उचित प्रबंध हो वो करना चाहिए, जिससे कारण ना तो डॉग्स को परेशानी हो और ना ही आम पब्लिक को परेशानी हो, जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं कि उन्हें वो बाइट मतलब काट खाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज लगातार इस पे बहस कर रहे हैं, लगातार इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर आप समय से ज्यादा तेज चलने की कोशिश करोगे तो समय आपको ऐसा पटकनियां मारेगा कि आपको हकीकत से रूबरू कराएगा। सेम वही चीज हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। वनडे सीरीज चल रहा है, उसमें हम जरूरत से ज्यादा अपने टीम से उम्मीद कर लिए, जिसके चक्कर में हमें यह एहसास हुआ कि हम वनडे में नंबर 2 टीम से मैच खेल रहे हैं। कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा टीम नहीं है वो न्यूजीलैंड। अगर हम नंबर 1 है तो सामने वाला भी नंबर 2 है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा वनडे हम हार गए। उसका सीधा सीधा श्रेय जाता है हमारे बॉलर्स टीम को, बॉलिंग बैटिंग टीम को भी जाता है थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली पूरा मैच में न्यूजीलैंड हम पे हावी रही। शुरू से अगर हम देखें तो हमेशा न्यूजीलैंड ने हमें डोमिनेट किया, कुछ जगह को छोड़ के। अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की बॉलिंग की, तो शुरुआत में हम पार्टनरशिप तो किए, बट न्यूजीलैंड के बॉलर्स रन निकलने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण रोहित शर्मा और शुभमन गिल पे भी प्रेशर आया और रोहित शर्मा आगे बढ़ के शॉट खेले और उनका कैच आउट हो गए। विराट कोहली के साथ भी सेम हुआ। विराट कोहली हालांकि आए और अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, हमेशा की तरह जो वो दिखते हैं। उन्होंने अपना 100% भी दिया, बट वो कहते हैं ना, अगर बॉलिंग शानदार हो, विराट कोहली खुद कहते हैं कि अगर बॉलर्स अपने हिसाब से बॉल डालना लगा तो बॉलर कभी भी बैट्समैन का विकेट ले सकता है। सेम वही चीज हुआ। शुभमन गिल भी प्रेशर में जल्दी आउट हो गए, रन निकलने दे ही नहीं रहा था। हमारी बॉलिंग, हम कहते हैं ना कि हम स्पिन में, इंडिया में स्पिन गेंदबाज हमेशा हावी होते हैं, बट हमारे साथ उल्टा हो रहा है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज जो स्पिनर्स थे, एक एक रन के लिए तरसा रहे थे। एक हमारे बॉलर्स थे जो सिर्फ रन दिए जा रहे थे। कुलदीप यादव इतना ज्यादा रन दिए हैं उन्होंने, मतलब शायद 70-80 रन दे दिया उन्होंने। प्रसिद्धि कृष्ण का भी कुछ वैसे ही हाल है। एक्चुअली उनके साथ थोड़ा सा ना उलट फलट का खेल चलते रहता है। उनके साथ क्या है ना, वो विकेट निकालते हैं लेकिन वो इतना ज्यादा रन खा जाते हैं कि वो चीज टीम इंडिया को भारी पड़ जाता है। हमारे स्पिनर्स कल एक विकेट भी नहीं निकाल पाए, हैरानी की बात है ना। वही उसी पिच पे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स विकेट निकाल लिए। बिहार के गृह मंत्री इतना ज्यादा उत्पात मचाए हुए हैं बिहार में, ओनली फॉर पता किसके लिए? गरीबों के लिए। गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, गरीबों के या ये हो रहा है, गरीबों के साथ वो हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीब जो सरकारी जमीन पे घर बनाया है वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट गरीबों के साथ साथ अगर आप नियम कानून, क्राइम पे, तानाशाही पे, बदमाशों पे उतने जल्दी ही अगर अप्लाई करते तो शायद बिहार की जो स्थिति बनती है ना, या जो बनी हुई है ना, वो शायद उसमें सुधार होता। आपको लोगों ने वोट दिया था कि हमें समानता का अधिकार मिले,
लेकिन आप सिर्फ गरीबों को परेशान कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो। आप अमीरों को संरक्षण दे रहे हैं। जो काम मोदी जी कर रहे हैं वही काम सम्राट कर रहे हैं, और उसका साथ दे रहे हैं नीतीश कुमार।